लास्ट सेशन में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। मैंने कहा था कि इनकम फ्रॉम जो हमारे सेक्शन 14 हैं उन्होंने हमको ये बताया है कि 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। याद आया? इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि चलो आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं और सेक्शन 22 हमारा चार्जिंग सेक्शन है। कौन सा है? दिस इज आवर चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 22 हमारा चार्जिंग सेक्शन है, जो कहता है याद करो एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट thereto of which the assessee is the owner shall be charged to tax under the head income from house property after giving deductions under section। और जब मैंने इस डेफिनेशन या चार्जिंग सेक्शन को पढ़ाया था तो उस समय मैंने बोला था कि ऑफ विच एसएससी इज द ओनर, यस और नो। ये बोला था ना। अब ओनर का मतलब क्या होता है? एक होता है एक्चुअल ओनर, एक होता है डीम्ड ओनर। चलो हम आज पहले इसी की बात खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, कि ये एक्चुअल ओनर और डीम्ड ओनर क्या है। ये डीम्ड ओनर बेसिकली क्या है? वी नो वेरी वेल दैट हु इज द एक्चुअल ओनर। अब इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? जिसके नाम से ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, दैट वुड बी द पर्सन हु इज द एक्चुअल ओनर। बट व्हाट अबाउट द डीम्ड ओनर? डीम्ड ओनर किसको कहेंगे? और डीम्ड ओनर अगर हम इनकम टैक्स में किसी को बोल दे रहे हैं तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो सिविल कोर्ट जाकर के फाइट करेगा, ये जमीन तो अब मेरी है, ये प्रॉपर्टी अब मेरी है। He is the owner only for the purpose of taxation. Taxation point of view, he would be treated as a deemed owner. Actually, he is not. Deemed का मतलब क्या होता है? माना जाना। किस लिए? टैक्स के लिए। एक्चुअली वो मालिक है नहीं, लेकिन हम उसको मालिक मानेंगे केवल इनकम टैक्स लगाने के लिए। क्या लगाने के लिए? इनकम टैक्स। तो ये ओनर है कौन? दो तरह के होते हैं, एक एक्चुअल, एक डीम्ड। और मैंने आपको लास्ट सेशन में ये जरूर बोला था कि इसमें आप वो तरीके सीखेंगे कि सरकार को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। हाँ या ना? हाँ, लेकिन सेक्शन 27 आने के बाद वो पॉसिबिलिटी खत्म। जरा देखते हैं है क्या सेक्शन 27। ये एक प्रॉपर्टी है। अब 3D बना लेना है इसका, ठीक है ना। अब इस प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो मिस्टर एक्स है। इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन? इसकी वाइफ मिसेज एक्स। मिस्टर एक्स की दो इनकम्स हैं। ये बिजनेस से भी कमाता है और ये हाउस प्रॉपर्टी से भी कमाता है। बिजनेस से इसकी इनकम 9 लाख रुपए है और हाउस प्रॉपर्टी से इनकम इसकी 3 लाख रुपए है। नाउ द टोटल इनकम इज 12 lakhs। और जब टोटल इनकम 12 लाख होती है, 10 लाख से ऊपर जाती है तो हायर स्लैब रेट लग जाता है। मिस्टर एक्स ने कहा कि मैं इस घर का मालिक, चलो मैं ये काम करता हूं, मैं ये घर अपनी वाइफ के नाम कर देता हूं। बोलो, एक गिफ्ट डीड ही तो बनेगी 100 रुपए की। 100 रुपए के स्टैम्प पर गिफ्ट डीड बनाकर 1000 रुपए के स्टैम्प पर गिफ्ट डीड बनाकर दे दो। हाँ या ना? घर की बात है, दे दिया। अब इस घर की मालकिन कौन? मिसेस एक्स। अब जब इनकम टैक्स में ये मामला जाएगा
तो मिस्टर एक्स कहेगा कि मेरी जो पीजीबीपी की इनकम है वो 9 लाख है, एंड ही वोंट शो ₹3 लाख एज हिज ओन इनकम. But while in the case of Mrs. X will declare the income from house property of ₹3 lakh. Now she'll get the income. हाँ है ना, पक्की बात है. अब एक फायदा तो ये हो गया, इस 9 लाख पर एक लोअर स्लैब रेट लग गया, हायर स्लैब रेट से बच गया. दूसरा 5 लाख तक तो वैसे ही माफ है, तो इसके ऊपर टैक्स लगा 0. नहीं समझे? 5 लाख की इनकम तो वैसे ही माफ है, तो इस 3 लाख पर टैक्स लगा 0. सरकार को हो गया नुकसान. और ये सब पता चल रहा है कि डेलिबरेटली किया गया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ इवेजन ऑफ द टैक्स और टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स. हाँ या ना? क्या सरकार ऐसा होने देगी? तो क्या सरकार मिस्टर एक्स को कहेगी कि तुम अपना घर अपनी वाइफ को ट्रांसफर ना करो? क्या वो हमारे इस दायरे में एंटर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. लेकिन उन्होंने ये कहा कि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें लगता है कि ये जो ट्रांजैक्शन किया गया है ये केवल और केवल टैक्स इवेजन का पर्पस है. नाउ फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन मिस्टर एक्स शैल बी ट्रीटेड एज अ ओनर, शैल बी ट्रीटेड, और यू कैन से दैट ही विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. Even though he has transferred his assets to his wife, but the taxation point of view, he'll be charged to tax on ₹3 lakh still. उसकी वाइफ पर टैक्स नहीं लगेगा. ये 3 लाख की इनकम किसके हाथ में जोड़ दी जाएगी? मिस्टर एक्स के. बात समझ में आई? क्योंकि उसी को ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस से डीम्ड ओनर मान लिया गया है. देखिए, एन इंडिविजुअल हु ट्रांसफर्स, एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल जो ट्रांसफर करता है अपनी कोई हाउस प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को, बोलो, तो वो क्या माना जाएगा? लेकिन अगर मिस्टर एक्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अलग रहने के कंसीडरेशन में, कि भाई आज से हम दोनों लोग अलग हैं, अरे हाँ, तो अगर उस अलग रहने के कंसीडरेशन में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है, तो अब उसके लिए मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं हो. मिस्टर एक्स अलग से अपना हिसाब किताब देखे और मिसेज एक्स अलग से अपना हिसाब किताब देखे. अब समझ में आई बात? तो ये है कि अगर कोई इंडिविजुअल कोई एसेट ट्रांसफर करता है, सुनना ढंग से, not being a transfer in connection with an agreement to live apart, यानी अलग अलग रहने के कंसीडरेशन में ना हो, तो ही मिस्टर एक्स टैक्सेबल होगा उस इनकम के लिए, वो डीम्ड ओनर माना जाएगा. मिस्टर एक्स ने मिसेस एक्स से कहा कि देखो हमारे हाथ में बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है, एक काम करते हैं, हम ये जो हाउस प्रॉपर्टी है हम तुमको ट्रांसफर कर दे रहे हैं, लेकिन फ्री में करेंगे ना या कम दाम में करेंगे ना तो सरकार हमारे पीछे पड़ जाएगी. एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी का दाम है 40 लाख, बोलो हम तुम्हें ये प्रॉपर्टी 40 लाख में देते हैं, काम करो तुम हमें 40 लाख रुपए दे दो, हम तुम्हारे नाम ये ट्रांसफर कर दें. हो सकता है क्या? घर की बात है, घर का पैसा घर में ही रहेगा, कर दो ना ऐसा, क्या दिक्कत क्या है? लेकिन सरकार इससे खुश हो गई, कहती अच्छा पूरा पैसा लिया, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टर एक्स का हिसाब किताब अलग रखो और मिसेज एक्स का हिसाब किताब. अब तो मिसेज एक्स चिल्ला चिल्ला कर सरकार को दौड़ाएगी कि भैया हमारे पास तो पूरा प्रूफ है, इसकी डीम्ड ओनर की बात छोड़ो, नाउ आई एम द एक्चुअल ओनर. अब डीम्ड ओनर की बात नहीं हो रही, प्रॉपर्टी मेरे नाम से हो गई है, तो अब मैं मालकिन हूं इस घर की, यही तो बोलेगी. सरकार कौन होती है? मेरी इनकम मिस्टर एक्स के हाथ में चार्ज करने के लिए. फिर बोलूं, अगर मिस्टर एक्स है अपने स्पाउस को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बिना पैसे के या कम दाम पे, तो उस वाइफ को जो इनकम अर्न होगी हाउस प्रॉपर्टी से वो मिस्टर एक्स में क्लब कर दी जाएगी.
इज इट क्लियर? लेकिन अगर दोनों के बीच में अलग रहने का एग्रीमेंट हुआ है तो भले ही फ्री में प्रॉपर्टी जाए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों अलग अलग मालिक। पक्की बात? लेकिन अगर मिस्टर एक्स अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है पूरा का पूरा पैसा लेकर के, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ शी विल बी द एक्चुअल ओनर, वो एक्चुअल ओनर हो गई ना, तो उसके ऊपर टैक्स लगाओ अलग से, क्या प्रॉब्लम है? अब क्लियर है? अभी खत्म नहीं हुआ पहला पॉइंट। अगर कोई इंडिविजुअल अपने माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे और उससे पूरा पैसा ही क्यों ना ले ले। कितना पैसा? क्योंकि माइनर के साथ किए गए सारे के सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, आप नहीं कर सकते। अब चाहे पूरा पैसा लो चाहे ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर कोई पर्सन अपने माइनर चाइल्ड को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है तो उस केस में उस माइनर चाइल्ड को होने वाली इनकम उस प्रॉपर्टी से पूरी की पूरी क्लब हो जाएगी उसके ट्रांसफरर के ऊपर, यानी जिसने ट्रांसफर किया था, चाहे फ्री में चाहे पूरा पैसा लेकर। कोई दिक्कत है क्या? अब समझ में आई बात? तो इसको वापस पढ़ते हैं और अब पूरी तरह से पढ़ेंगे, जो 3 लाइनें लिखी हैं उनको पूरी तरह से समझेंगे। कहता है an individual who transfers otherwise than for adequate consideration any property to his or her spouse, not being a transfer in connection with an agreement to live apart or to a minor child। देखो इसके बाद माइनर चाइल्ड का अलग से इतना ही लिखा है, यही एक लाइन लिखकर छोड़ दिया, बाकी सब में कुछ नहीं लिखा। यानी पैसा हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है अपने माइनर चाइल्ड को, तो उस माइनर चाइल्ड को अराइज होने वाली इनकम उस प्रॉपर्टी से शैल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। दैट्स इट, सो सिंपल इट इज। लेकिन अगर माइनर चाइल्ड मैरिड हो तो, माइनर मैरिड डॉटर हो तो भैया उसकी इनकम उसके यहाँ। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? पक्का? डन करें? होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट, डीम्ड ओनर का ये सेकंड पार्ट है। होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट। अब तुम बाहर देख देख कर हंस रहे हो। इधर देखो तो बाहर क्यों देख रहे हो? अच्छा, यही हिसाब किताब मेरे साथ हुआ था जब मैं 12th में था, 11th में 12th। सर पढ़ा रहे थे, हम बाहर ऐसे देख रहे थे खिड़की से। सर ने एक गाना गाया था मेरे लिए। चले, होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट। ये इम्पार्टेबल स्टेट क्या होता है? जिसको हम कहते हैं अविभाज्य, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको हम बांट ना सके, दैट इज नोन एज इम्पार्टेबल स्टेट। आप लोगों ने राजा महाराजाओं के देखे होंगे बड़े बड़े किले, और वहां पर आज नहीं 100-100 200 सालों से लोग रह रहे हैं, एक नहीं 50-50 फैमिलीज रह रही हैं। किले हो या घर हो राजा महाराजाओं के, दोज आर इम्पार्टेबल स्टेट, बोल सकते हो। या कोई एक बंदा है, उसके 2 बच्चे हैं, ही ओन्स अ हाउस एंड अ पीस ऑफ लैंड। हाँ है ना, उसका घर भी है और उसके जमीन भी है। उसने कहा कि हम इस घर को या जमीन को इम्पार्टेबल रहने देना चाहते, हम नहीं चाहते कि मेरे बाद ये बच्चे आपस में इस घर को आधा आधा बांट लें। बात समझ में आई? तो दिस मीन्स दैट द हाउस एंड द लैंड कैन नॉट बी डिवाइडेड बिटवीन 2 सन्स। उस जमीन को आप 2 पार्ट में नहीं बांट सकते, उन दोनों बच्चों में अलग अलग नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। दैट इज नोन एज इम्पार्टेबल स्टेट। क्या कहलाता है? तो अगर कोई बंदा अपनी किसी प्रॉपर्टी को इम्पार्टेबल स्टेट घोषित कर देता है, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिक्लेयर्ड है इम्पार्टेबल स्टेट, तो ऐसा मत समझ लेना कि इस प्रॉपर्टी में केवल एक घर है। ये इतनी बड़ी जमीन है, इसमें एक मकान यहाँ, एक मकान यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, कई मकान है।
लेकिन इस प्रॉपर्टी को हम बांट नहीं सकते, दैट इज नोन एज इम्पार्टेबल स्टेट। अब इस इम्पार्टेबल स्टेट के मालिक कितने? 5। कितने? बांट नहीं सकते, तो टैक्स किस पर लगाएं? तो कहा गया द होल्डर, जो इस पूरी बिल्डिंग का या पूरी प्रॉपर्टी का मेंटेन करने वाला बंदा है ना, जो इस प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहे, चौकीदार की बात नहीं कर रहे, देखभाल करने वाला बंदा है ना, उसके ऊपर टैक्स लगे, जिसका जिम्मा है। कहोगे सर चौकीदार, उसी को पकड़िए, इनकम टैक्स वही देगा सबका, है कि नहीं? ऐसा नहीं। अब समझ में आई बात? ये है आपका द होल्डर ऑफ एन इम्पार्टेबल स्टेट एज एन इंडिविजुअल ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज कंप्राइज इन दैट स्टेट। तो जो होल्डर होगा उस पूरी प्रॉपर्टी का, जिसमें 5, 25, 50 घर हैं, उन सब का जो होल्डर होगा वही पूरे के पूरे इनकम टैक्स देने के लिए जिम्मेदार होगा। उसी को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा उन सब प्रॉपर्टीज का जो उस इम्पार्टेबल स्टेट के अंदर आती हैं। इज इट क्लियर नाउ? 2 चीजें बताई ना मैंने सेठ जी, कितनी चीजें बताई? 2 चीजें बताई। पहला, अगर कोई इंडिविजुअल अपनी कोई प्रॉपर्टी स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करता है तो वो प्रॉपर्टी की इनकम ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्स लगेगी, पहली चीज। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है अलग रहने के कंसिडरेशन में, तो अलग अलग हो जाएगा। अगर वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को पूरा कंसिडरेशन लेकर, तो भी अलग अलग हो जाएगा। दूसरा, the holder of the impartible estate shall be treated as a deemed owner of all the properties comprised in that impartible estate। क्लियर है? थर्ड की बात करते हैं, मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तुम लोग को घर चाहिए शहर में? मजाक नहीं कर रहा मैं बिल्कुल। हाँ, दिलवा सकते हो। हम 20 लाख में मकान दिलवाएंगे। कितने में? 1000 स्क्वायर फीट। 2 चाहिए तुमको? क्या कर रहा है? तो 20 लाख में दिलवा सकते हैं और अच्छी जगह पर दिलवाएंगे। पॉसिबल है? जरा देखो कैसे पॉसिबल है। मैंने 50 लोगों को इकट्ठा किया जिनको मकान चाहिए। मैंने सबसे 20-20 लाख रुपए लिए। सोच लो कितना अमाउंट हो गया। हो गया ना? अब बताओ मिल जाएगा कि नहीं? एक जमीन ले ली, उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी 2 और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आराम से बढ़ जाएगा और उसके बाद कमा भी लेंगे। है कि नहीं? तैयार हो तुम लोग? अरे बोलो ना, तैयार हो? 20 लाख देने के लिए कोई भी तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत? लेकिन भरोसा कैसे करें? प्रॉब्लम आती है कि 20 लाख लेकर हम भाग न जाएं। प्रॉब्लम तो ये है। तो इसके लिए करते क्या है कि हम एक सोसाइटी बनाते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। हाँ या ना? उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लोग मेंबर बनाएंगे सबको, जो जो कंट्रीब्यूट करेगा। ऐसे तो कोई भरोसा नहीं करेगा, पैसा तो देगा नहीं मेरे नाम से। हमने एक बैंक अकाउंट खोला और उस सोसाइटी के जो ट्रेजरार होंगे, सेक्रेटरी होंगे, चेयर पर्सन होंगे, यानी कि जो प्रेसिडेंट होगा, इन सबके एक बाईलॉज बनेंगे और उसके बाद सबको मेंबर बनाया जाएगा जो जो कंट्रीब्यूटर होगा। हाँ या ना? पैसा उस सोसाइटी के फंड में जाएगा और अकेला एक बंदा उस सोसाइटी का फंड हैंडल नहीं करेगा। अब तो सेफ एंड सिक्योर है। हाँ या ना? अब तो भरोसा कर सकते हैं। हुआ क्या, ये पैसा सोसाइटी के अकाउंट में आता गया और जमीन खरीदी गई, बिल्डिंग बना ली गई। जमीन कौन खरीदेगा? सोसाइटी खरीदेगी या इंडिविजुअल लोग खरीदेंगे? तो जमीन किसके नाम से, बिल्डिंग किसके नाम से?
रहेगा कौन? तो मालिक कौन? रहेगा कौन? तो मालिक कौन? सोसाइटी मालिक रहेगी, जब भी चाहे निकाल देगी तुमको तुम्हारे घर से? पॉसिबल नहीं है। यही सिस्टम है कि अगर आप सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी वगैरह के, और आप उसमें कोई मकान ले लेते हैं, दैट यू विल बी ट्रीटेड एज अ ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी इवन दो इट इज नॉट ट्रांसफर्ड इन योर फेवर। हाँ या ना? वही चीज यहां पर भी है कि अगर आप किसी को ऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं या कंपनी के शेयर होल्डर हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंक्लूड है, अपने आप को मेंबर बना लेते हैं, और आपको कोई बिल्डिंग या उसका कोई हिस्सा अलॉट कर दिया जाता है हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम के अंतर्गत, तो एक्चुअल ओनर भले ही सोसाइटी हो, प्रॉपर्टी उसके नाम से रजिस्टर्ड हो, बट यू इंडिविजुअल शैल बी ट्रीटेड एज द ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल टू मेक द पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन दैट। अब रेंट कमाओगे तुम, सोसाइटी को कहोगे मालिक है वो, टैक्स वो देगी। अरे ऐसे कैसे वो टैक्स देगी? कमा तो तुम रहे हो। बात समझ में आई? तो आप ही डीम्ड ओनर माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? इंडिविजुअल जिनको वो प्रॉपर्टीज अलॉट की गई है मेंबरशिप के अगेंस्ट या शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट। अब क्लियर हुआ या अभी भी क्लियर नहीं है? हुआ क्लियर? पक्का? तो इनकम टैक्स किस पर लगेगा? हाँ, हुआ ये था कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने एक बंदे से कहा मैं तुम्हारी ये 6 स्टोरी बिल्डिंग बना देता हूं। उसने कहा ठीक है। मैंने उससे कहा मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए, मैं बना दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने मुझे 4 करोड़ या 4.5 करोड़ दिए और मैंने वो बिल्डिंग बना करके दे दी। लास्ट में मैं गया, उससे कहा, मैंने कहा पैसा दो। तो उसने कहा देखो भाई, इस प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है, हमको तुम्हें 50 लाख देना है, जाओ ये प्रॉपर्टी ले जाओ, ऊपर वाला माला तुम्हारा। उसने मुझे चाबी दी, मैं चाबी लेकर चला गया। अब बताओ, क्या ये प्रॉपर्टी मेरे नाम से रजिस्टर्ड है? क्या मैं इसका मालिक बन गया? हाँ, because I am the person who possesses the property. This property is under my possession. ये प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में है, भले ही मैं इसका एक्चुअल में मालिक नहीं, भले ही मैं इसका एक्चुअल में मालिक नहीं हूं। क्लियर हुआ? पक्का ना? डाउट है? मैंने क्या बोला? क्या बोला कि अगर मुझे किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, एक लॉ है, टीपीए एक्ट। कौन सा एक्ट? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है ना? तो टीपने वाला नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। अगर उसके हिसाब से अगर मेरे को सेक्शन 53A, किस सेक्शन के हिसाब से? टीपीए में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 53A। इनकम टैक्स के सेक्शन की बात नहीं हो रही है, टीपी एक्ट की बात हो रही है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 53A के हिसाब से अगर मुझे प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाता है, सोचो कौन बोल रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोल रहा है कि even though you are not a registered owner but the property is in your possession, you would be treated as a owner of that property. मैं नहीं बोल रहा, एक्चुअल रजिस्ट्रेशन और एक्चुअल रजिस्ट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, पोजीशन इज इंपॉर्टेंट, वो बोल रहा है। बात समझ में आई? तो इनकम टैक्स कहां दूर रहने वाला था? तो इसने कहा कि a person who is allowed to take or retain possession of any building or part thereof in part performance of a contract of the nature referred under section 53A of the transfer of property act 1882। यहां तक कोई दिक्कत है? इसको अभी छोड़ देते हैं,
अंडर सेक्शन 269 यूए के हिसाब से लिखा होगा कहीं पर, ये देखो, ठीक है ना। अभी इसको समझाना टाइम वेस्ट करने के बराबर है। फिलहाल ये समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। एक बार पूरा पढ़ दे। सेक्शन 27 कहता है डीम्ड ओनर, कि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी अपने स्पाउस को ट्रांसफर करता है बिना कंसिडरेशन से या बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के, तो वॉट एवर द इनकम शैल अराइज फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी विल बी clubbed in the hands of or shall be clubbed in the hands of the transferor and he will be treated as the deemed owner. हाँ या ना, the transferor shall be treated as the deemed owner. दूसरा कि अगर कोई इंडिविजुअल अपनी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपने माइनर चाइल्ड को विदाउट कंसिडरेशन, या विदाउट कंसिडरेशन डजंट क्रिएट एनी डिफरेंस, तो अगर वो ट्रांसफर करता है अपने माइनर चाइल्ड को, तो जो भी इनकम अराइज होगी माइनर चाइल्ड को शैल बी चार्ज टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। दूसरा मैंने बताया था कि अगर कोई इम्पार्टेबल स्टेट है तो उसका जो होल्डर होगा उसी के ऊपर सारी जिम्मेदारी होगी उसका टैक्स देने के लिए, इनकम टैक्स प्रॉपर्टी का। हाँ या ना। तीसरा मैंने बताया अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं, अलॉट कर दी जाती है प्रॉपर्टी आपको किसी सोसाइटी या के मेंबर होने के अगेंस्ट अलॉट कर दी जाती है, या शेयर होल्डर होने के अगेंस्ट आपको प्रॉपर्टी अलॉट कर दी जाती है, तो आप ही उसके डीम्ड ओनर माने जाएंगे और आप ही के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। नेक्स्ट मैंने बताया कि अगर कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 53A के हिसाब से आप किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन यानी की ले लेते हैं, चाबियां ले लेते हैं, देन यू विल बी ट्रीटेड एज द डीम्ड ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड व्हाटएवर द इनकम शैल अराइज फ्रॉम दैट हाउस प्रॉपर्टी व्हिच इज इन योर पोजीशन यू विल बी चार्ज टू टैक्स। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। डन। वापस आते हैं, शुरू से इस चैप्टर को देखते हैं। मैंने कहा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन। मैंने कहा द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट thereto of which assessee is the owner shall be charged to tax under the head income from house property after giving deductions under section 24. yes or no? 22 हम लोगों ने देख लिया। लास्ट सेशन में हम लोगों ने 23 भी देख लिया था। ये एनुअल वैल्यू, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू देखा था। ओनर आज देख लिया, एक्चुअल ओनर एज वेल एज डीम्ड ओनर सेक्शन 27। बिल्डिंग और लैंड का मतलब बता दिया है, हाँ या ना। अच्छा, ये फॉर्मेट भी मैंने बता दिया था आपको। लास्ट सेशन अगर याद हो तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करें। पक्का कि एक बार और कंसेप्ट क्लियर कर दें एनुअल वैल्यू का। सेक्शन 23 मैंने एनुअल वैल्यू बताया था। मैंने कहा था म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंट जो दोनों में से अधिक होगा वो कहलाएगा मेरा फेयर रेंट नंबर 1, और इस फेयर रेंट नंबर 1 का कंपैरिजन हम करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, और इन दोनों में जो कम होगा वो कहलाएगा हमारा फेयर रेंट नंबर 2। अब इस फेयर रेंट नंबर 2 का कंपैरिजन हम एक्चुअल रेंट से करेंगे। किससे करेंगे? एक्चुअल रेंट। और एक्चुअल रेंट का मतलब यहां होता है डजंट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट। यस और नो? डज नॉट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट। और अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? जो रूल 4 की 4 कंडीशंस को पूरा करे, यही तो बताया था। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है? जो रूल 4 की 4 कंडीशंस को पूरा करता हो। पहली कंडीशन बताई थी टेनेंसी वाज बोनाफाइड। दूसरी कंडीशन बताई थी टेनेंट हैज वैकेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज बिलोंगिंग टू द सेम एसएससी। तीसरी कंडीशन बताई थी the assessee has taken all the legal steps against the tenant to recover the unrealized rent, and last condition बताई थी the assessee has made satisfied to the AO that all the legal steps shall be resultless or fruitless, or no any result would be there, or the recovery cannot be possible from the tenant। हाँ या ना?
तो अगर इफ ऑल दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन द अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी ट्रीटेड एज अनरियलाइज्ड रेंट, अदरवाइज इट वुड बी ट्रीटेड एज द रियलाइज्ड रेंट। है ना, पक्की बात है। अच्छा, अगर इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो दो चीजें होंगी, या तो एक्चुअल रेंट कम होगा फेयर एंड नंबर 2 से, चलो अधिक होगा फेयर एंड नंबर 2 से। अगर एक्चुअल रेंट अधिक है, सॉरी ये सही था पहले, अगर एक्चुअल रेंट अधिक है फेयर एंड नंबर 2 से, तो एक्चुअल रेंट ही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा, दिस इज आवर रिजल्ट। और अगर एक्चुअल रेंट कम है हमारा फेयर एंड नंबर 2 से, यानी फेयर एंड नंबर 2 ज्यादा है, तो उस केस में दो कंडीशंस हैं। फिर से क्या बताया था, ड्यू टू वैकेंसी अगर ये रीजन है तो एक्चुअल रेंट ही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, क्योंकि सरकार को इस चीज की खुशी है कि सामने वाला पूरा अमाउंट रेंट का वसूल रहा है। और लास्ट है आपका अदर रीजन में फेयर एंड नंबर 2। बस इतना ही है आपका सेक्शन 23। इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाउस नंबर 1 में ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी है, सॉरी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, फेयर रेंट कितना है, दोनों में से किसको ले लें, ये कट गया। अब 300 और स्टैंडर्ड रेंट है 300, किसको ले लें, किसी एक को ले लीजिए सर, ले लिया जो कम हो। एक्चुअल रेंट 600 है और लिखा है प्रॉपर्टी रिमाइंस वैकेंट 1 मंथ, इसका मतलब वैकेंसी है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है 11 महीने का, ये 11 महीने का है, हाँ या ना, मेरी बात समझ में आ रही है। क्या यहां पर हमको ये देखने की भी जरूरत है वैकेंसी है कि नहीं है, अरे क्या देखने की जरूरत है, अगर आपका एक्चुअल रेंट अधिक है तो मारो गोली बाकी सारों को, नहीं समझे, इस 300 से कोई लेना देना नहीं, फिर एक्चुअल रेंट आपका अधिक है ना, इफ एक्चुअल रेंट इज हायर देन द फेयर नंबर 2 देन व्हाट इज द नीड टू चेक अगेन, सीधे एक्चुअल रेंट इज योर एनुअल वैल्यू। देखो क्या था, 200 और 300, 200 300 कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड रेंट भी 300 था, तो दोनों में जो कम हो आ गया। एक्चुअल रेंट दिया है 500, 600 दिया है, 500 भी वही आएगा। तो 600 ज्यादा है मेरा, तो इधर ही आ गया, तो बात खत्म हो गई ना, इधर काहे के लिए भाग रहे हो, फिर वैकेंसी है नहीं है उससे को देखने से को तो मतलब है ही नहीं। 500 है, 600, 600 है, ठीक है, दिस इज योर आंसर। नहीं, तब इसने सेंटेंस गलत लिखा है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है ये, ठीक है ना, रिसीवेबल नहीं लिखा है, रिसीव्ड है, इतना मिल गया है, नीचे गलत कैलकुलेशन छोड़ दो, रिसीवेबल बेसिस पर हो गया, काहे के लिए बीमार हो रहे हो भाई तुम लोग, ठीक है ना, रिसीव्ड मतलब मिल गया 11 महीना, बात खत्म हो गई ना, तो जो मिल गया इसको मिल गया, दिस इज योर आंसर, नीचे आंसर मत देखो। चलिए दूसरा करें, 300 और 600 क्या ले लें, 600 और 180, 180 और 900 इसने रिसीवेबल मान लिया है, कैलकुलेटर देना, इसमें सारा आंसर रिसीवेबल बेसिस पर किया, कोई दिक्कत नहीं है। 900 डिवाइड बाई 12 इंटू 9, 675, ये लिख दो यहाँ रिसीवेबल, क्या लिख दे रहे हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं ताकि आंसर हम लोग वो कैलकुलेशन तो कर पाए ना। 900 मिलना था हमको साल भर का, कितना मिलना था, लेकिन 3 महीने का तो वैकेंट है, नहीं मिलेगा, घर पे ताला लगा है तो किराएदार कहेगा ले लो पैसा, जब है ही नहीं कोई तो कौन भूत देगा, तो 900 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, यानी हाथ में मिला हमको 675, तो बताओ 180 या 675, सोचना मना है, ठीक है, चल सकते हैं आगे। 400 एंड 750, 750 280, 280 और 300, ओ 300 तो 12 महीने का है ना, तो 10 महीने का कितना होगा, 2 महीने का, अगर नहीं तो 250। अगर ये पैसा मिल गया होता
वैकेंट नहीं होता मकान तो हमारे हाथ में तो 300 गिरा होता, और 300 गिरा होता तो हम 300 पर टैक्स लगाते। नहीं समझे? तो इसका मतलब हम सरकार को बेवकूफ नहीं बना रहे, तो हमारे एक्चुअल रेंट पर ही टैक्स लगेगा, यानी कि 250। अब समझ में आई बात? 250। फिर चले 500 और 180 कितना? 500 एंड 225 कितना? अब आते हैं 240, तो 220 हो जाएगा, एक महीना हट जाएगा। तो एक्चुअल में मिला कितना? 220। 220 हो सकता था ये 240 बन जाए अगर वो वैकेंट नहीं होता तो, हाँ या ना? और अगर वैकेंट नहीं होता तो हमारा किस पर टैक्स लगता? 225 पर या 240 पर? 240 पर। 240 क्या है? एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट तो 220 है। नहीं समझे? फिर बोले एक बार, डाउट हो रहा है ना? डाउट हो रहा होगा, हो रहा है। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, जो दोनों में से अधिक हो, बताओ कौन कौन है? 500 एंड 180, जो दोनों में से अधिक हो बताओ क्या है? 500। ये हमारा क्या बन जाएगा? अब फेयर रेंट नंबर 1 को उठाओ और स्टैंडर्ड रेंट से तुलना करो, जो दोनों में से लोअर हो वो बता दो, क्या हो जाएगा? फेयर रेंट नंबर 2। तो हमारा फेयर रेंट नंबर 1 तो ऊपर आ गया था 500, और स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 225। तो इन दोनों में से कम क्या है? ये हमारा फेयर रेंट नंबर 2 बन गया। अब फेयर रेंट नंबर 2 को उठाओ और एक्चुअल रेंट को उठाओ। एक्चुअल रेंट जरा देखो, आया तो मेरे हाथ में 220 ही होगा, क्योंकि एक महीना मकान खाली पड़ा था, तो हाथ में कितना आया होगा? 220। तो 225 फेयर रेंट है और एक्चुअल रेंट है 200। अब बात आती है, क्या एक्चुअल रेंट अधिक है या कम है? तो आप कहेंगे नहीं सर, एक्चुअल रेंट कम है, तो ये तो लगेगा नहीं। अब एक्चुअल रेंट कम है तो इसके दो रीजन होंगे। क्या वैकेंसी के कारण एक्चुअल रेंट कम है क्या? ये 220 है, ये 225 है, इसमें एक महीने की वैकेंसी है ना? तो अगर ये वैकेंसी नहीं होती तो हमारा एक्चुअल रेंट क्या होता? इफ नॉट वैकेंट, देन एक्चुअल रेंट कितना होता? 200। तो हम किस पर टैक्स लगाते? 240 पर या 225 पर? तो आप कहते 240 पर। तो ठीक है, इसका मतलब सरकार को हम बेवकूफ नहीं बना रहे। तो एक्चुअल रेंट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, केवल कैलकुलेशन के पर्पस के लिए ये ऐड किया जाता है। अब समझ में आया? पक्का? चल सकते हैं आगे। 300 और 200, 300 और 250, 250 और 216, ओ वैसे ही कम है, सब 12 महीने का 216 है। वैकेंसी हो ना हो तो देखने की जरूरत नहीं है। जब 12 महीने का ही 216 है, सारा मिल गया होता तो भी ये फेयर नंबर 2 से कम ही होता। कंपैरिजन करना ही बेकार है। एक्चुअल रेंट हमेशा कम ही दिखेगा चाहे वैकेंसी हो। यहाँ पूरे 12 महीने का ही मिल गया होता तो भी तो 216 ही मिला होता। तो सरकार कहेगी बेटा बेवकूफ ना बनाओ, हमको 250 पर टैक्स दे दो। समझ में आया? चल सकते हैं आगे कि अभी रुके यहाँ? 300 400, 400 240, 240 240, एक महीने का कम करो। एक्चुअल में मिला कितना? ये 220 मिला, अगर वैकेंसी नहीं होती तो कितना मिला होता? तो इसका मतलब सरकार कहती है बेटा तू बिल्कुल चंगा आदमी है, तुझे 220 पर ही टैक्स देना चाहिए। कितने पर? तो हमने अब तक आपको बताया, मैंने कहा जब भी अब हम कैलकुलेट करेंगे अपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स, जो आ जाएगा इसको हम कहेंगे, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% याद आया होगा, और इसी में से ही अब हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। हमें एक ही चीज सीखनी बाकी है और वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। हम लोगों ने शुरू से लेकर ये सारी चीजें सीख
पक्का? अगर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन ना हो तो हम इस क्वेश्चन को कर दें। पक्का? X owns a house property in Pune. Details relating to which are municipal value कितनी है? 2 लाख। सॉल्यूशन कौन सा है ये? 4। कहता है म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख रुपए है। आगे फेयर रेंट 180 और स्टैंडर्ड रेंट 210। फेयर रेंट 180 और स्टैंडर्ड रेंट 210। अभी हम समरी नोट कर रहे हैं। इट इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। पूरे 12 महीने ये किराए पर उठा हुआ था मकान। रेंट 10,000 पर मंथ 15 अक्टूबर तक है। एक्चुअल रेंट टिल 15 अक्टूबर कितना है? ये 23 है ना, ये 23 कर देना। ठीक। द प्रॉपर्टीज, अच्छा उसके बाद कितना हो गया? 12,000। आफ्टर 15 अक्टूबर कितना हो जाएगा? 12,000 पर मंथ। द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय X टू Y ऑन February 29, 2023। कब ट्रांसफर कर दिया? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। और इसका मालिक था कौन पहले? कब ट्रांसफर किया? 29 फरवरी। ये 24 कर देना। चेंज क्यों नहीं किया भाई? वाई फेल टू रिकवर रेंट ऑफ मार्च 2024। बोलो। अच्छा, अब प्रॉपर्टी किसके पास चली गई? तो मार्च का जो रेंट होगा वो एक्स को मिलेगा या वाई को? ओनर इज वाई, मालिक तो बदल गया। इसको रेंट मिलना चाहिए था, वो अनरियलाइज्ड रहा। क्या रहा? इसका मतलब घर बंद नहीं था, घर किराएदार उठा हुआ था किराए पर। बताओ एक्स और वाई हाथ में कितना कितना टैक्स लगेगा? चलिए लिख लेना इस क्वेश्चन के आगे। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। जब प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स के पास है ही नहीं तो इसका सारा कैलकुलेशन 11 महीने का होगा। चाहे एनुअल वैल्यू का कोई भी हिस्सा ले लो, म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, सब 11 महीने के। और ये मालिक अभी अभी बना है तो इसका भी प्रीवियस ईयर 1 ही महीने का होगा इस केस में। हाँ या ना? इसके लिए सारे कैलकुलेशन कितने होंगे? 1 महीने के। पक्का? चलो जरा बताओ म्युनिसिपल वैल्यू कितना लिखते हैं? 2 लाख को 12 दो पार्ट में बांटो, 11 महीना और 12 1 महीना। दो लाख को बांटो भाई, डिवाइडेड बाई 12 करो, कितना आया? 2 लाख डिवाइडेड बाई 12। बधाई हो, 13,333 ना। 1 लाख कहां से आया? बताओ भाई कितना आया? डिवाइडेड बाई 12 करो, 2 लाख डिवाइडेड बाई 12 16,000। अच्छा इंटू 11 कर लो इसका, 1,83,333 हो गया। अच्छा म्युनिसिपल वैल्यू के बाद फेयर रेंट दिखते हैं, इसको मैंने लिख दिया बी। कितना था? 180, तो 15,000 हो जाएगा और 1,65,000 हो जाएगा। दो मालिक अलग अलग हो गए इसलिए अलग अलग कर रहे हैं, कोई दिक्कत इसमें?
अच्छा स्टैंडर्ड, चलो इन दोनों में से जो अधिक हो वो निकाल लें। इन दोनों में से क्या ले लें? हायर। इसको हम कहेंगे फेयर एंड नंबर 1। 1,83,335 और 16,667। इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। कितना है स्टैंडर्ड रेंट? 210 डिवाइडेड बाई 12 करो, 17,500 तो 192,500। बोलो। अच्छा, इन दोनों में जो लोअर होगा वही तो कहलाएगा फेयर एंड नंबर 2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। कितना आ जाएगा? 183,333। इधर कितना आ जाएगा? ये हमारा आ गया। अब इसका कंपैरिजन हम करते हैं किससे? एक्चुअल रेंट। ये बन जाएगा डी। एक्चुअल रेंट किराया कितने पर उठा हुआ था? सुनना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 पार्ट में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अलग, मार्च अलग। कितना हिस्सा बनेगा इसका? यहां से मालिक कोई और बनेगा, मिस्टर वाई। उसके लिए एक्चुअल रेंट कितना होगा? 12,000। यहां पर 6,000 आधे महीने का, 5,000 आधे महीने का अक्टूबर में, क्योंकि 15 अक्टूबर तक ही तो रेंट था हमारा 10,000 पर मंथ। यानी 15 अक्टूबर तक 10,000 का रेट चला और अक्टूबर में आधे महीने 12,000 का रेट चला। अब ठीक है, यानी इसके ऊपर का सारा हो जाएगा 5,000 5,000 5,000। हाँ या ना? दिक्कत हो रही है क्या? सॉरी, 10,000 10,000, सॉरी, बोलो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो गया। यहां से हो जाएगा 12,000 12,000 12,000 और ये हो जाएगा मिस्टर एक्स के हाथ में एक्चुअल रेंट। जरा बताओ कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल ठीक है। कितना आया? 60,000, 48,000 एंड 11,000। 1,19,000। हाँ, पक्का ना? तो एक्चुअल रेंट हो जाएगा 1,19,000। अरे बोलो ना। और इसका कितना आ जाएगा? 12,000। कहता है ये 12,000 वो रिकवर नहीं कर पाया, यही तो क्वेश्चन में लिखा है। ये 12,000 वो रिकवर, ढंग से देखो क्वेश्चन को, वाई फेल टू रिकवर द रेंट, तो अनरियलाइज रेंट मान ले। अरे बोलो ना। अनरियलाइज रेंट का मतलब जीरो हो जाएगा। एक्चुअल रेंट में हम शामिल नहीं करते अनरियलाइज रेंट में, जब मिला ही नहीं तो उसको कितना ले ले। ये मानते हुए रूल 4 की कंडीशंस मेट हो गई, कंडीशंस आर मेट। अब बताओ पहले के केस में कितने रुपए पर टैक्स लगाओगे? तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों में से अधिक अगर हमारा फेयर एंड नंबर 2 है और एनी अदर रीजन से है तो 1,83,000। और इसका कितना हो जाएगा? क्या ये एक्चुअल रेंट वैकेंसी के कारण कम है क्या? नहीं। कोई और रीजन है तो 16,600। अरे बोलो, बात खत्म। नोट कर लो। देखो कितना आ रहा है इसका, यही आ रहा है। लिख लेना इंपॉर्टेंट, अच्छे अच्छे लोग एग्जाम में फंसेंगे इसमें। अच्छा क्वेश्चन था।
चलिए आगे। देखा जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन कहीं नहीं दिख रहा, देख सकते हैं। सॉल्यूशन 5। ईयर चेंज नहीं हुआ है तो चिंता मत करना, कोई चेंजेस नहीं है। 24, 25, 23, 24 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने तो किया था कल, पता नहीं क्यों, या तो हम, हाँ गड़बड़ हो गया। सॉल्यूशन नंबर 5। फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ग्रॉस एनुअल वैल्यू बताना है। म्यूनिसिपल वैल्यू 150, फेयर रेंट 140, किसको ले लें? 150 या 120? अच्छा, अब 120 एक्चुअल रेंट क्या? एक्चुअल रेंट कितना है? अगर ये पूरे साल भर किराए पर उठा होता तो लिखा है ना, इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, 180 मिला होता अगर पूरे साल ये किराए पर उठा हुआ होता तो। अच्छा, इस साल का अनरियलाइज्ड रेंट है 25, इसका मतलब रूल नंबर 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जब कुछ नहीं लिखा है और अनरियलाइज्ड रेंट दे दिया क्वेश्चन में, तो हम ये मान कर चलेंगे और नीचे नोट में जरूर दे देंगे, वर्किंग नोट में, कि रूल 4 की ऑल कंडीशंस सेटिस्फाइड हो रही हैं। नींद, हाँ 25, तो इसका मतलब एक्चुअल में हमको कितना मिला? 180 में से 25 हट गया तो 155। अच्छा, unrealized rent of the previous year prior to the previous year 21-22, period when the property remain vacant in number of months। सुनना ढंग से, ये वो 3 महीना है जो इस साल हमारा किराए पर उठा हुआ था, नहीं था, वैकेंट था मकान। वैकेंट का मतलब ताला लगा हुआ था। वैकेंट का मतलब क्या होता है? खाली था, भूत बंगला, ठीक है ना, खाली था ये थी। अब बताओ, ये हमारा 180 तो 12 महीने का है, तो 9 महीने का कितना होगा? 135। अरे हाँ भाई, 135। 135 में 25 तो हमें मिला ही नहीं, तो बचा कितना? 110। तो एक्चुअल रेंट हमारे पास आया केवल 100, इसमें अनरियलाइज रेंट मैंने 25 हटा दिया है और वैकेंसी का 45 हटा दिया। बात समझ में आई? वैकेंसी का टोटल मिलाकर देखो 180 के बराबर आ रहा है। अब हमारे सामने ये कंडीशन है कि 120 लें या एक्चुअल रेंट 110 लें। यही तो आया, हाथ में मेरे कितना एक्चुअल रेंट गिरा? 110। अगर ये वैकेंट नहीं होता तो हमारे पास टोटल किराया कितना आता? जो कि हमारा 120 से अधिक था। तो इसका मतलब हम उस समय क्या लेते? 155। चूंकि एक्चुअल रेंट 110 है तो हमारा आंसर भी 110 होगा। घुमावदार है थोड़ा। ये वैकेंसी केवल हम जोड़ते हैं चेक करने के लिए, अगर उसमें वो प्रूफ हो जाता है तो फिर वैकेंसी हटा देते हैं, वापस वहीं हटाते हैं। कुछ बुझाई दिया या बुझ गए? बुझाई कहते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं ना। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए दूसरा, पक्का ना? 180 और 140 में, 180 और 240 में, अगर साल भर ये मकान किराए पर उठा हुआ होता तो हाथ में कितना मिलता? 300 मिलता। लेकिन हमारे हाथ में ये 1 महीना किराए का नहीं आएगा क्योंकि ये वैकेंट था, तो इसका मतलब 25 नहीं आएगा हाथ में। आना चाहिए था 275, लेकिन इसमें एक्चुअल में मिला हमको कितना? 40 नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 40 नहीं मिला। तो जब हमारा 275 में अनरियलाइज्ड 40 है तो मिला कितना होगा? 235। हाँ या ना? और फेयर रेंट कितना आया था हम लोग का? 180।
फेयर एंड नंबर 2 कितना आया था, और एक्चुअल रेंट ये है। अब बताओ एक्चुअल रेंट अगर मेरा हाथ में 235 है और अगर वैकेंसी 225 नहीं हुई होती तो ये मेरा कितना होता, 270, 260, 260, ये 260 हुआ होता जो कि फेयर एंड नंबर 2 से अधिक होता। तो इसका मतलब हम एक्चुअल रेंट को ही लेंगे। एक्चुअल रेंट कितना, नहीं समझ में आ रहा, फिर से बताएं। नहीं दूसरा फिर से बताएं या रहने दें, बताएं। स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और 180 और 140 किसको ले लोगे, और इसका कंपैरिजन करोगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया है, जो दोनों में से कम हो। अब इसका तुलना करोगे, कंपैरिजन करोगे एक्चुअल रेंट से। और एक्चुअल रेंट के बारे में हम अगर डिटेल बनाएं तो हमें पता चलता है एक्चुअल रेंट साल भर का होता 300। इस 300 में से, इस 300 में से जो वैकेंट है वो है 1 महीना, यानी 25, 300 डिवाइडेड बाई 12 करोगे, 11 एक करोगे तो 25 आ जाएगा 1 महीने का अलग, यानी हाथ में मिलना चाहिए था 275 और हमें हाथ में नहीं मिला 40, अनरियलाइज्ड है, हाँ या ना। तो अनरियलाइज्ड यहां पर लिख दिया 40, तो इसका मतलब रियलाइज्ड कितना हुआ, 235। अब एक बात बताओ, अगर ये वैकेंसी नहीं हुई होती तो हमारे हाथ में कितना गिरता, 260 गिरता, हाँ या ना। जबकि गिरा कितना है एक्चुअल में, 235। तो एक्चुअल रेंट है 235। अगर एक्चुअल रेंट अधिक हो ही जाता है फिर कुछ चेक करने की जरूरत होती ही नहीं है, सीधे 235 ही आंसर आ जाएगा, सोचना मना हो जाता है, हम तो वैसे भी जोड़ करके बता रहे हैं। अब बात समझ में आई, कोई रीजन देखना ही नहीं। चलें आगे। 120 और 240 में, 240 और 300 में, अब सोचना ही मना है, 150 वैसे ही कम है, एनी अदर रीजन हो जाएगा। एक्चुअल रेंट तो कम होना ही होना है जब 12 महीने का 150 है तो अच्छा, कहता है अनरियलाइज रेंट को शामिल मत करना, 20 को शामिल मत करना, 130 हाथ में आया तो सोचना वैसे ही मना है, 240 पर लगना है, सोचना ही मना है, एनी अदर रीजन में आ जाएगा। समझ में आई बात? अब जो हम बताने जा रहे हैं कहानियां, इत्मीनान से सुन लें क्योंकि वो नेक्स्ट सेशन में काम आएंगी, ठीक। तुम लोग गलत जवाब देने को तैयार, गलत जवाब दोगे, जवाब देने आए हो यही सिखाया है अच्छा दोनों तरफ तुम ही फंसते हो, नहीं नहीं जवाब नहीं देंगे, नहीं दोगे, घर से क्या करने आए हो, जवाब देने आए हो। इधर देखो, ये मेरा घर है, ये एंट्री गेट है, इधर भी एक गेट है, इधर भी एक गेट है, इसको मैंने किराए पर दे दिया, इसको मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए रखा, जिसको मैं कहूंगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या नाम देंगे, जो हम अपना यूज करेंगे घर अपने रहने के लिए अपने परिवार के साथ, उसको हम कहेंगे एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और जिस घर को हम किराए पर दे देंगे उसको हम कहेंगे लेट आउट प्रॉपर्टी। याद रहेगा कि ये भी भूल जाओगे, अच्छा पता नहीं, ठीक। अब ये बताओ, ये एक घर है या दो घर है, ये एक घर है या दो घर है, ये दो घर है, ये दो घर है।
अगर हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट दिया हो 2 लाख, 2.5 लाख, 4 लाख जो भी हो, हाँ या ना, इसका मतलब इस पूरे घर का दिया होगा। हम इसको 2 घर मानेंगे, हाउस 1 या यूनिट 1 और यूनिट 2। और यूनिट 1 मेरा हो जाएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अगर आधा है तो म्यूनिसिपल वैल्यू आधा ले लेंगे इसके लिए, और म्यूनिसिपल वैल्यू आधा ले लेंगे, फेयर रेंट आधा ले लेंगे इसके लिए, और फेयर रेंट आधा ले। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्चुअल रेंट चूंकि मैं खुद रह रहा हूं तो 0, और यहां एक्चुअल रेंट जितना मिलेगा उतना। मेरी बात समझ में आई? कंपैरिजन कैसे करना है? एक ही फ्लोर पर 2 घर है, होते ही हैं ऐसे, देखे भी होंगे। इसको हम नाम देंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। क्या नाम देंगे? सुने, इफ एनी एसएससी ऑप्टेड, अच्छा हम सीधे रिजल्ट बता रहे हैं। आएगा कहीं, ऐसे ही समझ लो। एक एसएससी को गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 2 घरों को, कितने घरों को? 2 घरों को अपने रहने के लिए मान सकते हैं। पहले एक था, अब गवर्नमेंट ने कह दिया कितने घर? पहले एक था कि एक ही घर में रह सकते हैं आप, बाकी आपके घर मान लिए जाएंगे कि किराए पर उठे हुए हैं। उसको हम कहते हैं डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टीज। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा एक नहीं, हम आपको 2 का ऑप्शन देते। पूछो क्यों? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा घर बनवाएं, सरकार के ऊपर बोझ कम पड़े। नहीं समझे? सरकार घर बना करके लोगों को दे रही है, सरकार कहती है भैया तुम ही लोग बनवा लो, फायदा उठाओ, हम ही क्यों अकेले बर्दाश्त। ठीक है ना? तो इसका डबल बेनिफिट हो गया, घरों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो लोगों को छत मिलेगी पक्की। अब बात समझ में आई? तो कहने का मतलब सरकार ने कहा 2 घर हम आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए दे सकते हैं। तो अगर मेरे पास, सुनना ढंग से, ये एक घर है, हम केवल एक घर मान करके चल रहे हैं अभी कि एक घर हम अपने रहने के लिए ले सकते हैं, ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। और एक घर के अलावा जितने भी बचेंगे उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम बता रहे हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग क्वेश्चन का, तो 2 घरों का हम मान लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस के लिए। ठीक है ना? जब सॉल्यूशन करेंगे तो अभी हम केवल समझाने के बारे में, ताकि कंसेप्ट क्लियर रहे, बार बार तुम लोग 2 के चक्कर में, 2 के फेर में ना फंसो। हुआ क्या कि हमारा ये घर है और इसमें 2 यूनिट्स हैं। कितनी? अच्छा, इन 2 यूनिट्स में कैसे है? ये पूरा 50-50 है। पहला मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और ये लेट आउट है, तो हम एक घर में रह सकते हैं। कितने घर में रह सकते हैं? और ये 2 अलग अलग यूनिट्स हो गई क्योंकि किराए पर उठाया हुआ है। क्या किया हुआ है? किराए पर उठाया हुआ है। सोचना ढंग से, अभी तुम लोग फंसने वाले हो 2 मिनट में, गलत जवाब दोगे तुम लोग। ये घर कितना है? 1, लेकिन इसकी यूनिट्स कितनी है? इसको 2 घर भी बोल सकते हो, कोई बुराई नहीं है। हम इसको हाउस 1 बोले, इसको हाउस 2 बोले, क्योंकि सारी चीजें सेपरेट हैं। इसका दरवाजा यहां से, इसका दरवाजा यहां से, मेन गेट यहां से, कुत्ता यहां बंद। ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात बताओ, इसके लिए कैलकुलेशन सारे सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले होंगे। एक घर आपको दिया गया है, तो सरकार ने कहा एक घर तो हम तुम्हें देंगे ही देंगे, और उसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लिल होगा। पक्का? जबकि लेट आउट प्रॉपर्टीज का सेक्शन 23 के हिसाब से तुम लोग को अभी अभी सिखाया, जो वैल्यू आई वही रख देंगे यहां, वही माइनस म्युनिसिपल टैक्स जो पेड होगा, यहां हमेशा लिल रखेंगे, और यहां पर जो पेड होगा और वो पेड ओनर द्वारा जो होगा वही माइनस करेंगे। ये आ जाता है हमारा एनएवी। मेरी बात समझ में आई? माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन,
यहां आया था लिल, और लिल का 30% कितना होगा? नील नहीं, लिल। अच्छा, यहां जो वैल्यू आएगी उसका 30% ऑफ एनएवी ले लोगे। कितना सिंपल है। बचा क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी हमने इसको पढ़ा, लेकिन यहां पर हम वैल्यू रखते हैं। हर चीज नील, इंटरेस्ट ऑन लोन में नील नहीं। क्यों? वो बाद में बात करेंगे। और यहां पर पूरा रखते हैं। ये हमारा आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यहां लॉस आ सकता है। यहां क्या आ सकता है? लॉस कैन बी अराइज only and only due to interest on loan। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नुकसान आ सकता है भाई, लॉस आ सकता है। किसके कारण? तेरे कारण। तेरे कारण कौन है कारण? इंटरेस्ट ऑन लोन। यानी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस आ सकता है किसके कारण? इंटरेस्ट ऑन लोन के कारण। अब समझ में आई बात? पक्का? एक नई चीज सीखने को मिली है। छोटा सा चीज था, अभी सुनो। अब गलत जवाब दो। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? मैंने कहा मेरे पास एक घर ये है, सेम फ्लोर है, 2 यूनिट्स हैं, मेन गेट है, ये दरवाजा, ये दरवाजा। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। और ये, तो इसको एक घर माने या 2 घर माने? सोचो कितनी छोटी सी चीज है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो नौटंकी शुरू हुई है। हाँ बताओ। इसको हम 2 नहीं मानेंगे। हम क्यों बताएंगे सरकार को कि ये दरवाजा अलग है, ये अलग है? अरे हम अपना सामान रखते हैं भाई अंदर। हमारी अलमारी पड़ी हुई है एक छोटी सी यहाँ पे। क्यों टैक्स देने के फिराक में हो तुम लोग? बोलो ना, एक ही घर है। क्या बोलोगे? है कि नहीं? आगे बढ़े। गलत जवाब दोगे तो ये दोनों मिलाकर के सिंगल हाउस माना जाएगा। ये एक घर है, ये हाउस 1, ये हाउस, ये मेरा या जिसको कहते हो तुम लोग नेबर, लेबर। नेबर, ठीक है। वो भी तुमको ऐसे ही बुलाता होगा। देखो लेबर जा रहा है। अच्छा, हम तुम लोग को लेबर नजर आते हैं? हैं? इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यस, मैं लेबर हूं। इकोनॉमिक्स में यही पढ़ाया जाता है कि जो बंदा मेहनत करता है वो, तो तुम लोग भी पढ़ते हो, तो क्या तुम लोग लेबर हो? अरे बोलो ना। नहीं हो, क्योंकि तुम लोग कमाने के लिए नहीं पढ़ते हो। मतलब पढ़ करके कमा नहीं रहे हो। तुम लोग को कोई पढ़ने का पैसा नहीं देता। पिताजी नहीं कहते बेटा 500 रुपए ले, 5 घंटा पढ़। ऐसा नहीं है। हम लोग मेहनत करते हैं कमाने के लिए। दैट इज अ कैटेगरी ऑफ लेबर। स्किल्ड है अनस्किल्ड वो बात की बात है। फिलहाल हम अनस्किल्ड है। अब खुश?
करे ओके। तो लता मंगेशकर जब गाना गाती थी, अब तो नहीं है, खैर किसी दूसरे को पकड़ते हैं, श्रेया घोषाल जब गाना गाती है तो लेबर है क्या? पैसे मिलते हैं तो लेबर है। वो क्या है? लेबर। अब थोड़ा पर्सनल हो जाए, तुम्हारे पापा वो भी लेबर है भाई। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, गलत क्या है? तो आज घर में जाकर मम्मी को बोलना, मम्मी लेबर आ गई कि नहीं काम करके, उसके बाद सच में पता चलेगा कि हाउस होल्ड कहाँ से शुरू होता है, इकोनॉमिक्स है कि नहीं। नहीं, लेबर की याद आई, नेबर करके लेबर की याद दिला दिए ना। हम नेबर लिख रहे थे, तुम लेबर याद दिला दिए। अब बताओ, हाउस वन हाउस टू, ये एक घर है, ये मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये वैकेंट है। एक घर माना जाएगा या तो? ये हमारा कितना, ये मेरा एक घर नहीं माना जाएगा, दो घर माने जाएंगे, क्योंकि बीच में आ गया कोई दूसरा। इसको आप चाह करके भी सरकार को नहीं प्रूफ कर सकते कि एक ही घर है। कहां से एक घर, कहां से भाई? वही कैटेगरी यहां बिल्कुल चेंज थी और यहां बिल्कुल चेंज हो गई। आप सिद्ध ही नहीं कर सकते, प्रूफ ही नहीं कर सकते। ये एक घर की दो यूनिट्स थी, वो मेरी मर्जी, जब चाहे किसी को लेट आउट करे, जब चाहे किसी को हटा दें, हम अपने यूज में ले आए। लेकिन यहां पर मेरी मर्जी नहीं चलेगी। दीज आर टू डिफरेंट हाउसेस। अब क्लियर है? ये मेरा एक घर है, दूसरा ये भी मेरा घर है, और ये तीसरा अलग अलग जगहों पर है। मेरे पास ये हाउस नंबर 2 भी है, ये मेरा हाउस नंबर 3 भी है। सरकार ने कहा इसमें आप रहते हैं, रहिए, ये आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस है, और आपका जो कैलकुलेशन का तरीका बताया है ऐसे ही होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड का, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, आपका घर है, वहीं पर है, दूसरी जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपने लेट आउट किया हुआ है, किराए पर उठाया हुआ है, तो इसका सारा कैलकुलेशन किराए वाले की तरह होगा, सोचना मना है। ये आपका तीसरा घर है, कहीं और होगा, बताओ ये क्या करें? हम रहते तो यहीं पर हैं। हमने कहा केवल एक घर को हम एसओपी ले सकते हैं। मैंने कहा अभी हम एक घर को ही दिमाग में रखेंगे, हम एसओपी ले सकते हैं। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, तो दो घर को लेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक घर मानकर चलो ना तुम लोग थोड़ी देर के लिए। लेट आउट मानोगे? ये हाँ, वही बोला इसने, सही बोला, ये डीम्ड लेट आउट मान लेंगे, क्योंकि एक घर तो हम यूज कर ही रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, तो हम इसको क्या मानेंगे? अगर इस घर पे ताला भी लगा होगा ना, तो भी हम इसको डीम्ड लेट आउट मान लेंगे। मेरे पास एक और घर है, हाउस नंबर 4, और मैं अपना बिजनेस इसी घर से करता हूं। क्या माने इसको? बिजनेस बाय ओनर। हाँ हैं? ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसका सारा टैक्स ट्रीटमेंट हम पीजीबीपी हेड ऑफ इनकम में करेंगे। इसका हाउस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं। ये अलग हेड ऑफ इनकम, बिजनेस कर रहे हो ना उस बिजनेस प्रॉपर्टी पे, मेरी प्रॉपर्टी में बिजनेस कर रहा हूं, तो बिजनेस के लिए यूज हो रही प्रॉपर्टी, तो पीजीबीपी में जाओ, या हाउस प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हो? बात समझ में आई? हम इन 3 घरों को ही लेंगे हाउस प्रॉपर्टी में। पक्की बात? हम मानकर चल रहे हैं एक घर गवर्नमेंट ने दिया है एसओपी के लिए, और बाकी जो एक्चुअल लेट आउट है वो एक्चुअल में ही है, और जो वैकेंट है उसको हम डीम्ड लेट आउट ले लिए। चलो 2 मिनट के लिए, 10 महीने तक ये घर वैकेंट था, 2 महीना ये लेट आउट हो गया। चलो मारो गोली।
कहाँ चले गए भाई, कौन सा टॉपिक खुल गया? ये मेरा घर है, ये 2 यूनिट्स हैं। 10 महीना मैंने इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा और 2 महीना मैंने इसको लेट आउट कर दिया। 10 महीना ये घर मेरा लेट आउट था और 2 महीना मैं इसमें चला गया, कभी इधर कभी उधर। हाँ बताओ। गवर्नमेंट ने कहा है एक घर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हैं, कौन सा लेंगे? मर्जी है या मर्जी नहीं है? हमें बताओ क्या करें? कैसे दोनों लेट आउट हो गए? तो किसको हम सेल्फ ऑक्यूपाइड माने? मतलब अपने रहने के लिए एक भी घर नहीं रखेंगे? कहा गया अगर आपने किसी घर से 1 रुपए का भी मॉनिटरी बेनिफिट उठा लिया, क्या कर लिया? 1 रुपए का भी मॉनिटरी बेनिफिट उठा लिया, तो वो घर आपका फिर लेट आउट एक्चुअल में माना जाएगा। तो चूंकि 2 महीना किराए पर उठा हुआ है तो यहां हम सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते। 10 महीना लेट आउट उठा हुआ है तो हम 2 महीना सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मान सकते। मींस दोनों हमारे लेट आउट माने जाएंगे। अब बात समझ में आई? सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए बचा ही नहीं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानने का एक ही कंडीशन है, यू हैवंट got any benefit, any monetary benefit out from those houses. आपको 1 रुपए सिंगल पेनी का भी आपको बेनिफिट नहीं मिला होना चाहिए, ये याद रखना। फिर बोलूं, गलत करोगे अब? ये मेरा हाउस 1 है और ये मेरा बगल में थोड़ी दूरी पर हाउस 2 है। इसमें मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा 10 महीना और इधर मैं चला गया 2 महीने के लिए, मन किया तो। ये वैकेंट था 2 महीने के लिए और ये वैकेंट है 10 महीने के लिए। हम अभी मानकर चल रहे हैं एक ही घर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड में यूज कर सकते हैं। बताओ क्या, किस घर को माने? सेल्फ ऑक्यूपाइड किसको माने? क्योंकि एक को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और एक को लेट आउट मानना है। हाँ बोलो। दोनों अभी हम मान नहीं रहे ना, क्यों जबरदस्ती वहां चले जा रहे हो? किसको माने सेल्फ ऑक्यूपाइड, किसको माने लेट आउट? किसी को भी, किसी को भी, किसी को भी। हाउस कोई भी मान लो जिसमें हमें टैक्स बेनिफिट ज्यादा हो, जिसकी वैल्यू म्युनिसिपल वैल्यू ये सब बहुत ज्यादा हो, उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ताकि टैक्स कम से कम बन सके। तो जिसकी वैल्यू कम आए उसको लेट आउट मान लो और जिसकी वैल्यू अधिक आए उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। बात समझ में आई? चलें आगे। डन है। अगर मेरे 2 फ्लोर पर मकान है, ये ग्राउंड फ्लोर और ये, यहां मैं 10 महीने था, यहां मैं 2 महीने था, तो बताओ एक घर माना जाएगा या 2 घर माने जाएंगे? एक घर या 2 घर? ये एक ही घर माना जाएगा। हम सरकार को क्यों बोलेंगे भाई? हम कहेंगे यहाँ मेरी अलमारी रखी है, हम डेली जाते हैं, यहाँ कुर्सी रखी है, डेली बैठते हैं। अब बात समझ में आई? क्लियर है? इस तरह से ट्रीट करना है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार रिवाइज करवा दें। कट 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 कट। सेक्शन 22 बताया था, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग एनी बिल्डिंग और लैंड अपरटेनेंट thereto of which SSC is the owner shall be charged to tax under that income from house property after giving directions under section 24. yes or no? अच्छा, फिर मैंने कहा था
कि सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू, स्टैंडर्ड, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, फेयर नंबर 1, फेयर नंबर 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, फेयर नंबर 2, फेयर नंबर 2 और एक्चुअल रेंट। अगर एक्चुअल रेंट अधिक है तब तो सोचना मना है, एक्चुअल रेंट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर एक्चुअल रेंट कम है तो ये देखो क्या ये वैकेंसी के कारण है, अगर हाँ तो एक्चुअल रेंट ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। कोई और कंडीशन है, कोई और सिचुएशन के कारण कम है तो फेयर नंबर 2 ही हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा। एक्चुअल रेंट डजंट इंक्लूड अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट पूरा होने के लिए रूल 4 की 4 कंडीशंस पूरी होनी जरूरी है। Tenancy was bona fide, tenant has vacated all the property, legal action has been taken and the SSC officer has been satisfied. Clear? Has been satisfied. अच्छा, इसके बाद मैंने बताया सेक्शन 24 की दो डिडक्शंस हैं, 24A एंड 24B। 24B अभी मैंने नहीं बताया, 24A मैंने कहा स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज 30% ऑफ द NAV। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन लेते हैं हम लोग एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर, बात खत्म। हाँ या ना? इतना ही मैंने पढ़ाया और आज सेक्शन 27 बताया था, आते ही डीम्ड ओनर। दैट्स इट। नेक्स्ट सेशन में उम्मीद करते हैं सारे प्रोविजंस खत्म हो जाएंगे इस चैप्टर के, केवल प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। टाटा बोले।